अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बारे में बात करना है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसका हिंट मैंने आपको पिछले टॉपिक के एंडिंग पे दिया था, लेकिन आज हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू इवोक अ स्पेसिफिक डेवलपमेंट रिस्पॉन्स इन अदर्स इज़ वाइड स्प्रेड फिनोमिनॉन इन डेवलपमेंट। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे सेल्स के अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान मखसूस रिस्पॉन्सेज जो है वो पैदा करवा सकते हैं। तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड जो रिस्पॉन्स पैदा करने का अमल है, जो सेल्स ये करते हैं उनमें ये मखसूस सलाहियत होती है। वर्क ऑन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वॉज रिपोर्टेड बाय हैंस स्पिमन एंड हाइल्ड मैनगोल्ड इन 1924। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1924 में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स पेश की और अपने तजर्बात के रोशनी में उसके ऊपर वजाहतें दी। They took 2 embryos of salamander at the gastrula stage and removed a piece of dorsal blastopore lip from one embryo and transplanted it onto ventral or lateral position of another salamander gastrula. इन्होंने एक ही स्टेज गैस्ट्रूला पर सैलेमेंडर जो कि एम्फीबियन है, इसके 2 एम्ब्रियो लिए। पहले एम्ब्रियो से डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप का एक पीस कट किया और दूसरे सैलेमेंडर जो गैस्ट्रूला स्टेज थी एम्ब्रियो, उस पर वेंट्रल और एक तजर्बे में लेटरल साइड पर उसको रख छोड़ा। इट इन्वेजिनेटेड एंड डेवलप्ड आ नोटोकॉर्ड एंड सोमाइट। अब ये जो ट्रांसप्लांट किया हुआ स्ट्रक्चर था, इसको जहाँ ट्रांसप्लांट किया गया वहाँ इसने अंदर की तरफ फोल्डिंग करना शुरू कर दी। सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड इन हो गए, जिसको हम कहते हैं इन्वेजिनेशन होना। और सेल्स की इन फोल्डिंग और डिफरेंटिएशन के बाद नोटोकॉर्ड बनी और सोमाइट्स भी बने। और आपको पता है कि सोमाइट्स जो हैं वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होने से बनती हैं। It also induced the second embryo to form neural tube and a complete nervous system was formed where the dorsal blastopore lip was placed. जिस जगह इसको रखा गया था वहाँ पर इसने नर्वस सिस्टम बनाना भी शुरू करवा दिया। The developing embryo had both grafted tissue and induced lost tissue. तो इसमें हम देख सकते हैं इट ऑल्सो इंड्यूस द सेकेंड एम्ब्रियो टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब भी बनना शुरू हो गई, यानी जो कि नर्वस सिस्टम की शुरुआत है, और एक मुकम्मल नर्वस सिस्टम भी बन गया where the dorsal blastoid lip was formed. So the developing embryo had both grafted tissue and induced lost tissue. तो ये जो हमारा एम्ब्रियो था इसमें दोनों थे स्ट्रक्चर्स। इसका अपना टिश्यू भी था जो कि अपनी इंडक्शन खो चुका था, और इसके अंदर वो टिश्यू भी था जो कि हमने पहले एम्ब्रियो से ग्राफ्ट करके इसके अंदर डाल दिया था। Later on, it was seen that only cells from the dorsal lip of blastopore were capable of inducing a complete embryo. This area corresponds to presumptive area of notochord, somites and precaudal fluid. बाद में ये देखा गया कि जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के सेल्स से सिर्फ वही इंड्यूस कर सकते थे एक मुकम्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन को, और सेल्स के इस एरिया को कहा गया कि ये प्रीजम्पटिव एरिया है नोटोकॉर्ड का, जिसने फ्यूचर में जाके नोटोकॉर्ड बनानी है। इसका कुछ हिस्सा सोमाइट्स बनाएगा और प्री कॉर्डल प्लेट्स बनाएगा। स्पिमन ने इस एरिया को कहा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बिकॉज इट वाज द ओनली टिश्यू केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो इन द होस्ट। तो इसके आने के बाद ही एम्ब्रियो में दूसरी तरफ जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी रहा, इसीलिए स्पीमन ने इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र कहा और इसके इफ़ेक्ट को प्राइमरी इंडक्शन कहा। अब आप ये तस्वीर जो है इसको देख सकते हैं, ये डॉर्सल लिप है जो कि एक डिप्रेशन की शक्ल में आपको एम्ब्रियो के ऊपर नज़र आ रहा है। ये गोल दायरे की शक्ल में, ब्राउन शक्ल में आपको एम्ब्रियो दिखाया गया है। डिस्कार्डेड मीजोडर्म ऑपोजिट डॉर्सल लिप। डॉर्सल लिप के बिल्कुल दूसरी तरफ में मीजोडर्म का टुकड़ा निकाल कर हटा दिया गया है। डोनर मीजोडर्म फ्रॉम डॉर्सल लिप। अब जो मीजोडर्म है वो दूसरे एम्ब्रियो से लेकर तो इधर इम्प्लांट की जा रही है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब एम्ब्रियो को अगली स्टेजेस पर डेवलप होने के बाद कट करके देखा गया है तो उसमें सेकेंडरी न्यूरल डेवलपमेंट भी हो रही है और प्राइमरी न्यूरल डेवलपमेंट भी हो रही है। यानी एक तो उसकी अपनी थी और एक जो हमने उसमें ट्रांसप्लांट किया टिश्यू उसकी वजह से बनना शुरू हो गई। एजिंग का मतलब है उम्र का बढ़ना। वैसे एजिंग क्या है, बायो की ज़बान में एजिंग क्या है? बायो की ज़बान में एजिंग इनएविटेबल प्रोसेस है जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। जितनी मर्जी आप कोशिशें कर लें, इसको आप बढ़ने से रोक नहीं सकते। ये हमेशा खुद ब खुद आगे के आगे चलता रहता है। और इसकी डेफिनेशन है कि दीज आर द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी में वक्त के साथ साथ होने वाले
जो मनफी फिजियोलॉजिकल कारकर्दगी के लिहाज से असरात हैं उसको कहते हैं। We identify the adult individual by following signs of old age. All of them need to be present. अब आपने अपने घरों में बड़े बुज़ुर्गों को देखा होगा तो वक्त गुजरने के साथ साथ जवान आदमी को आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब आप यंग होते हैं आपके बाल काले होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, आपको कोई बीमारी वगैरह कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता सिवाय जेनेटिक डिजीज़ के, यहाँ अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंटल डिजीज़ हो। लेकिन जैसे जैसे आप बुढ़ापे में अपने दादा दादी को, नाना नानी को आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप जब उनको देखते हैं तो इस एज में आकर बालों का जो रंग देने वाला पिगमेंट होता है वो बनना ख़त्म हो जाता है, बनना रुक जाता है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। जो चेहरा है उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं जिसे रिंकलिंग ऑफ स्किन कहते हैं। जिल्द बहुत खुश्क हो जाती है, बाजुओं में जिस्म में इतनी ताकत नहीं रहती, लॉस ऑफ एजिलिटी, बहुत बर्क रफ्तारी से, तेज़ रफ्तारी से बड़ी उम्र के लोग काम नहीं कर पाते। बहुत हद तक बहुत सारे लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ चुका होता है क्योंकि फ़ैट डिपोजिशन बहुत हो चुकी होती है, ठीक से नज़र नहीं आता, इसलिए चश्मों का इस्तेमाल करते हैं। फॉरगेटफुलनेस, जल्दी भूल जाते हैं और कमज़ोरी महसूस करते हैं, और बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत हद तक कमज़ोर हो गई होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर बीमार भी लोग रहते हैं। तो ये है क्या, आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ जो हैं अल्लाह ताला ने उनमें एक प्रोग्राम सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो सेल्स उसके अंदर होते हैं वो एक मखसूस मुद्दत तक डिवाइड एंड रीडिवाइड करते रहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बोन्स में मौजूद जो जॉइंट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में जो कार्टिलेज होती है वो घिसना शुरू हो जाती है। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं, जितने मौजूद थे एक दफ़ा बन गए, मैच्योर हो गए, उसके बाद न्यूरॉन अपने आप को रीजनरेट नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो इलास्टिक टिश्यू होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और फिर हम जिस तरह की डाइट लेते हैं जिसमें हम घी, ऑयल, बटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोलेस्ट्रॉल जो है हम बड़ा एक ख़तरनाक मुरक्कब है जो कि कंपाउंड है एक, जो कि हम मुख्तलिफ खाने की चीज़ों में जब हम ऑयल, घी, बटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जिस्म में आ जाता है। वो हमारे जिस्म में आकर तो प्लाक वगैरह पैदा करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश करता है और ब्लड क्लॉट्स पैदा कर देता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाए तो हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट के ही मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है, ये कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना है और इसके टिश्यू को भी ज़िंदा रखने के लिए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़रूरी है। तो अगर ये इसको नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर बात है हार्ट भी काम नहीं कर सकेगा, और हार्ट हमारे यहाँ दूसरा बड़ा अहम ऑर्गन है दिमाग के बाद, तो वो हार्ट फेलियर का भी बाइस बनता है। अब साइंटिस्ट इसके ऊपर जो है वो तजर्बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, असरात जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों एक्चुअली में क्यों उम्र बढ़ती चली जाती है और क्यों ये सब कुछ होता है, इसके बारे में अभी भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल नहीं है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर सेल या टिश्यू को अल्लाह ताला ने एक खासियत दी है कि मखसूस नंबर तक वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं और उसके बाद नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर बात है जब वो माइटोटिक डिवीजन का जो स्केल है वो पूरा हो जाएगा तो मज़ीद डेवलपमेंट और ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी। इसी बात को अगर हम देखें तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी न्यूरॉन्स जब एक दफ़ा बन जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो दोबारा डिवाइड और रीडिवाइड नहीं करते। तो न्यूरॉन्स और जो नर्वस सिस्टम है और जो दिमाग है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता चला जाता है, इसीलिए याददाश्त भी डिटीरियोरेट ख़राब हो जाती है और बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं वो अक्सर भूलने की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो में सब्सटेंसेस जो हैं वो भी चेंज होते चले जाते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन में फाइबर्स की फॉर्म में पाई जाती है, ये क्रॉस लिंक बनाती है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होती है, ये इलास्टिसिटी देती है। जब तक आपके जिस्म में कोलेजन अच्छे से बन रही है, जब आप जवान हैं तो आप देखेंगे कि रिंकल्स वगैरह नहीं पैदा होंगे, स्किन बड़ी अच्छी फ्रेश होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इसके बनने का अमल भी स्लो हो जाता है और जिस्म में सख्ती तनाव आ जाती है, लचक जिस्म में नहीं रहती, आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि हड्डियों के जोड़ों के दरमियान में जो कार्टिलेज होती है वो भी घिसना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जो जोड़ है वो भी वीक हो जाते हैं और बोन्स भी वीक होने लगती हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेल्स एंड रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ इतनी पोल्यूशन है और बहुत सारी रेज़ जो है हमारे जिस्म पर कहीं ना कहीं असरअंदाज हो जाती हैं, तो उससे म्यूटेशंस भी कॉज हो जाती हैं। म्यूटेशन का आपको पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल में अनवांटेड चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो बनने का अमल नॉर्मल नहीं रहता और कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। अगर म्यूटेशन इस तरह से हो
कि वो सेल्स को एबनॉर्मल ग्रोथ बनाने पर और तेज़ी से डिवाइड करने पर मजबूर कर दे, तो उसके नतीजे में ट्यूमर और कैंसर भी पैदा हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एजिंग के बारे में क्या कर सकते हैं। हम एजिंग के बारे में कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम एजिंग की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो एजिंग का प्रोसेस स्लो भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर ठीक से खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, मुनासिब अंदाज में वर्जिश करना, एडिक्वेट स्लीप, नींद मुकम्मल लेना, कम से कम 8 घंटों की नींद जो होती है वो ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। एब्सटीनेंस फ्रॉम स्मोकिंग एंड मेंटेनिंग आइडियल वेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना ताकि आपके ये ऑर्गन्स पर, आपके जिस्म पर इनका इफ़ेक्ट नेगेटिव ना हो। फिर अपने जिस्म को हद से ज़्यादा कमज़ोर ना होने देना और अपने जिस्म को हद से ज़्यादा मोटा ना होने देना, क्योंकि मोटापा बजाते खुद एक भी बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि फैटनिंग कॉज करती है। तो अपना जो वज़न है उसको कंट्रोल रखना, और ये सारी चीज़ें अगर आप करें, ध्यान दें, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसका बर वक्त इलाज करा लें, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो एवरेज जो औसतन ज़िंदगी है, जो कि अब तकरीबन 50-60 ही रह गई है बमुश्किल, उसमें 11 साल का इजाफा हो सकता है। अब हम एक येलो बॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ पर है।